नमस्कार प्यारे दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज टैली के हम पहले अध्याय में आपको डायरेक्ट टैली पर काम करना तो नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले तो यह समझना होगा कि टैली है क्या चीज और अकाउंट क्या है। तो हम कुछ कम शब्दों में अधिक समझने का प्रयास करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप टैली और अकाउंट के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक खास रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगामी आने वाली वीडियो भी हम आपको जब अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी कोई भी चीज या कोई भी समझाई गई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप किसी भी प्रकार का कमेंट हमें लिख के डालिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियो में हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि टैली क्या है। प्यारे बच्चों, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अकाउंट के नाम से मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि अपना खाता, मर्ज, माइग्रेशन और अकाउंट्स के नाम से काफी सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आप मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन टैली एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दोस्तों कि जिसने टैली को एक बार सीख लिया तो वो दुनिया के सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर बड़ी आसानी से काम कर सकता है और सीख सकता है। क्योंकि दुनिया के जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं सब वो एक ही प्रकार का स्टेप अपनाते हैं, सब में एक ही रूल्स प्रयोग में लिए जाते हैं। और टैली को सीखने का खास मकसद ये होता है कि टैली को सीखना बहुत ही आसान और इजी होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मैंने जैसा कि अभी बताया कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर किसी विशेष काम को करने के लिए ऐप्स डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ठीक उसी प्रकार से टैली भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके अकाउंट को मैनेज करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम किसी कंपनी का या ऑफिस का या अपने खुद का लेन देन का लेखा जोखा मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, टैली का शाब्दिक अर्थ होता है टीपना यानी नकल करना, अर्थात नकदी का गिनना या अपने व्यापारिक लेन देन का ठीक से मिलान करना, जिसके माध्यम से अपने व्यापार का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे व्यापार की क्या कंडीशन चल रही है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, किसको देना है, किसको लेना है, बहुत सारी जानकारी है। दोस्तों, किसी व्यापार का सफल या असफल होना व्यापार के लेन देन पर निर्भर होता है, क्योंकि अगर हमने लेन देन को मेंटेन कर रखा है तो हम पता लगा सकते हैं कि हमें किसका कितना लेना है, किसका कितना देना है। अगर किसी कंपनी का अकाउंट सही तरीके से मेंटेन नहीं रहता है तो वह कंपनी हमेशा तरक्की नहीं कर सकती है और कहीं ना कहीं वो आर्थिक तंगी से परेशान रह सकती है। इसलिए दोस्तों, हमारी कंपनी का अकाउंट मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी या हमारा व्यापार दिन दूनी रात चौड़ी तरक्की करे तो आप अपने अकाउंट को बहुत अच्छी तरीके से और बारीकी से मेंटेन करें। दोस्तों, क्योंकि कंपनी का अकाउंट मेंटेन करने से आप व्यापार की आर्थिक स्थिति का अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम अपनी दैनिक लेन देन को प्रैक्टिकल रूप देकर नियमों के अनुसार ध्यान में रखते हुए अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। दोस्तों, टैली का जो विकास है, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सन 1990 के दशक में टैली का डॉस वर्जन
टैली 4.5 से किया था। दोस्तों, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेंगलोर में स्थित है और उसने सबसे पहले जो शुरुआती वर्जन अपना मार्केट में लॉन्च किया था वो था टैली 4.5, जो पूर्ण रूप से डॉस पर आधारित था। इसके बाद जो उसने लॉन्च किया टैली 5.4, वो डॉस वर्जन नहीं था, वो पूरा विंडो वर्जन था जिसमें सारा GUI पर आधारित था। टैली की शुरुआत में वर्जन में बहुत सारी कमियां थी जिन्हें धीरे धीरे दूर करके नए वर्जन में नए फीचर्स को जोड़कर विकसित किया गया, जो आज मार्केट में टैली 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, 9.0, टैली ERP 9 प्लस GST और हाल ही में जो विकसित वर्जन का आपने नाम सुना है टैली प्राइम उपलब्ध है, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप इनको सीखने के उद्देश्य से डाउनलोड कर रहे हैं तो आप टैली के अकाउंट की वेबसाइट से जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप अपने सीखने की प्रैक्टिस वर्जन पर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझना चाहूंगा कि अकाउंटिंग क्या होता है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे व्यापारिक लेन देन को व्यावहारिक रूप देकर नियमों के अनुसार लिखना अकाउंटिंग कहलाता है, जो किसी व्यापार के लिए एक आवश्यक भाग है। इसके बिना व्यापार का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यापार इसके बिना समाप्त हो जाता है, वो बिल्कुल ही दिवालिया घोषित हो सकता है। अकाउंटिंग के बाद आपको समझना होगा बुक कीपिंग। दोस्तों, यह अकाउंटिंग का सबसे पहला कार्य होता है। याद रखना, व्यापार का हम शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन अकाउंटिंग की जो शुरुआत होती है बच्चों, वो बुक कीपिंग से होती है, जिसमें प्रत्येक दिन के सौदों को एक साधारण बुक में लिखा जाता है। व्यापार में सौदे प्रतिदिन होते हैं और बुक कीपिंग का कार्य भी प्रतिदिन किया जाता है। अगर हम साधारण भाषा में कहें कि इस कार्य को कोई भी आसानी से कर सकता है और अपनी नॉर्मल भाषा में कर सकता है। आप जैसा कि जानते हैं कि बुक कीपिंग एक साधारण डायरी में किसी भी पेज के अंदर किसी भी जगह पर अपनी अपनी भाषा में कर सकते हैं। आपने देखा होगा किसी चाय वाले के पास, किसी राशन वाले के पास, जब आप उससे कोई वस्तु उधार खरीदने जाते हैं तो वो तुरंत अपनी एक छोटी सी बुक में उसको नोट कर लेता है। और बेटा दोस्तों, याद रखना, शाम को उस सारे हिसाब को अपने फ्रेश बुक के अंदर लिखता है। तो दोस्तों, अकाउंटिंग का काम आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप कहीं कोचिंग पार्टी में पढ़ने जाते हैं तो एक तरीके से रफ काम जहां आप करते हैं वो आपका एज ए बुक कीपिंग की तरह कार्य होता है, और उस रफ के बाद आप उसका फेयर काम करते हैं। दोस्तों, बुक कीपिंग के काम में थोड़ी सी कुछ कमियां होती हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यह एक साधारण कार्य होता है। इसे कोई भी आसानी से अपनी मातृभाषा में कर सकता है। दोस्तों, याद रखना कि उसे जरूरी नहीं है बुक कीपिंग का कार्य करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता हो, और इसमें भूल चूक की बहुत संभावना रहती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह से शाम तक बहुत सारे सौदे होते हैं, आप उसमें आप भी उधार कर लेते हैं, मैं भी उधार लेता हूं, बहुत सारे दिन भर ग्राहक उधार और नगद लेते हैं, तो वो एक किताब के अंदर या पेज के अंदर दिन भर का हिसाब लिख देता है। तो शाम को उसमें भूल चूक होने की संभावना रह जाती है। ये बुक कीपिंग की दूसरी कमी है, और इसके लिए किसी विशेष योग्यता अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। कोई दूध वाला भी अपनी किसी न किसी भाषा में बुक कीपिंग का काम करता है। जैसे कि किसी ने मान लीजिए कि 1 किलो दूध खरीदा तो वो 4 डंडे बना देगा एक पाव के, और किसी ने आधा किलो दूध खरीदा 2 डंडे बना देगा, 3 पाव खरीदा 3 डंडे बना देगा, 1 पाव खरीदा 1 डंडे। मीन्स वो अपनी किसी ना किसी भाषा में अपने दूध का हिसाब लिखता है। और याद रखना, कभी कभी बुक कीपिंग के कार्य का समझाना बड़ा कठिन हो जाता है और उसका विवरण निकालने में बड़ी परेशानी आती है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे भूल चूक हो जाती है। दिन में कोई मान के चलो कोई सौदा हमने नहीं लिख पाया तो शाम को भूल चूक की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों, ये बुक कीपिंग अकाउंटिंग का सबसे पहला कार्य होता है।
आइए इसके बाद समझते हैं अकाउंटेंसी। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया कि व्यापार का सबसे पहला काम बुक कीपिंग होता है। तो दोस्तों बुक कीपिंग के दिन भर के काम को शाम को या 2 दिन बाद 7 दिन बाद एक निश्चित सही टाइम पे फ्रेश माइंड के जब होता है तो उस समय हम बुक कीपिंग के कामों की जांच करते हैं और किस ग्राहक को कितना देना है या किस ग्राहक से कितना आना है उसे एक फ्रेश कागज में बड़ी बारीकी से समझदारी के साथ लिखते हैं, जिसमें हम डेबिट क्रेडिट आदि पक्षों का भी ध्यान रखना पड़ता है, किसको सीआर करना है किसको डीआर करना है। ये सारे काम हम जब करते हैं तो वो हमारी अकाउंटेंसी कहलाती है। तो अकाउंटेंसी किसी भी व्यापार के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अकाउंटेंसी करने के बाद ही हम व्यापार के निष्कर्ष और रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारे व्यापार को वास्तव में कितनी हानि हुई है, कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है, कितना लाभ, किस ग्राहक से कितना आ चुका है, किस ग्राहक को हमें देना है, हमारे ऊपर उधारी कितनी है, बैंक की कितनी है, माल को काट कर हमें कितना प्रॉफिट हुआ। ये सारी जांच हम लोग अकाउंटेंसी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों अकाउंटेंसी को करने के लिए विशेष योग्यता व अनुभव की आवश्यकता होती है। इसे कोई बुक कीपिंग की तरह चाहे जो तैयार नहीं कर सकता, इसके लिए हमें सीखना पड़ता है, अकाउंट्स को जानना पड़ता है। तो आइए उस अकाउंट से कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को और एलिमेंट्स को हम आगे समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पहले सीखने के दौरान बहुत ही उपयोग में आने वाले हैं। तो मैं आपको आगे बढ़ते समय आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों हमारे खाते टैली के अंदर 3 प्रकार के माने जाते हैं। सबसे पहले खाते का नाम होता है पर्सनल अकाउंट। दोस्तों ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये आपके टैली के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने ये नहीं सीखा कि पर्सनल अकाउंट क्या है, क्यों प्रयोग में किया जाता है और उसका नियम क्या है, तो दोस्तों आप टैली को सीख नहीं पाएंगे। विशेष तौर पर ध्यान रखना कि मैं आपको सबसे पहला खाता जो बता रहा हूं पर्सनल अकाउंट्स, विशेष तौर पर ध्यान से समझना। थोड़ा इधर उधर के सारे कामों को छोड़ दीजिए, अब थोड़ा सा पर्सनल अकाउंट को समझेंगे। दोस्तों पर्सनल अकाउंट्स वे खाते होते हैं जिसमें एक व्यक्ति देता है तो दूसरा व्यक्ति लेता है। वो कुछ भी दे सकता है, पैसा, नकदी, कुछ भी। ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि दोनों साइड में लेने देने वाले व्यक्ति हों। एक साइड में देने वाला व्यक्ति हो सकता है तो दूसरी साइड में कोई फर्म, कोई संस्था, बैंक आदि कुछ भी हो सकती है। बस आपको ये याद रखना है कि कोई एक साइड से कोई व्यक्ति दे रहा हो, जैसे कि राहुल का खाता, ज्ञात्री अकाउंट आदि। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि आगे इसका एक नियम है जो आपको ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति देता है चाहे वो नगद दे या उधार दे, वो हमेशा सीआर मींस क्रेडिट के साथ में लिखा जाता है। याद रखना, जो व्यक्ति देता है उसे क्रेडिट के साथ में लिखते हैं और जो व्यक्ति लेता है या उसे प्राप्त होता है उसे डेबिट के साथ में लिखते हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखना, अगर हमारी इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो जी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति देता है उसे सीआर और जो व्यक्ति लेता है उसे डीआर करते हैं। देने वाला व्यक्ति हमेशा क्रेडिट होता है और लेने वाला व्यक्ति हमेशा डेबिट होता है। मैं आपको एग्जांपल भी समझा देता हूं। मान लीजिए कि राम ने श्याम को 10,000 रुपए दिए। हालांकि ये एंट्री एक अपवाद है, लेकिन आपको डेबिट और क्रेडिट को समझाने के लिए एंट्री में आपको बता रहा हूं कि राम ने श्याम को 10,000 रुपए दिए। तो दोस्तों यह एंट्री में आप देखेंगे राम को मैंने सीआर के साथ में लिखा हुआ है और श्याम को डीआर के साथ में, क्योंकि दोस्तों यहां राम देने वाला है और श्याम लेने वाला है। तो दोस्तों अच्छी तरीके से समझ गए कि जो व्यक्ति देता है उसे हम लोग सीआर और जो व्यक्ति लेता है उसे हम डीआर के साथ में लिखते हैं। और भी अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको समझा देता हूं कि मुकेश से
2.5 लाख रुपए नगद प्राप्त हुए। ध्यान देंगे, मुकेश से 2.5 लाख रुपए नगद प्राप्त हुए। यहां दोस्तों देने वाला व्यक्ति कौन है? मुकेश। आप समझते होंगे देने वाला व्यक्ति कौन है? मुकेश। तो यह मुकेश अगर दे रहा है तो मैंने CR 2.5 लाख रुपए एंट्री के अंदर, मैनुअल एंट्री के अंदर लिख दिया है। और ले कौन रहा है? कैश अकाउंट DR 2.5 लाख रुपए ले रहा है। अब आपने समझ में आएगा कि सर हम ये समझ नहीं पा रहे कि यह कैश क्यों लिख दिया। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स और परेशानी आती है, कॉल भी आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आते हैं कि सर हम ये समझ नहीं पा रहे कैश क्या होता है। दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर किसी सौदे के अंदर हमें ये नहीं पता पड़ती है कि किसने दिया है या किसने लिया है, तो सीधा फंडा याद रखना, वहां पर आप कैश मान के चलना। अगर आपको ये नहीं पता पड़ रहा है किसने दिया है तो कैश, किसने लिया है तो कैश। लेकिन यहां इस एंट्री में आप ध्यान से देखेंगे मुकेश से 2.5 लाख रुपए नगद प्राप्त हुए। तो यहां हमें पता है कि मुकेश ने दिए हैं, लेकिन ये नहीं पता पड़ रहा है कि किसने लिए हैं। तो मैंने सीधा आपको एक इजी तरीका बता दिया कि कैश को लिख के चले कि मुकेश ने दिया है तो CR, लिया किसने है पता नहीं है तो कैश को आंख बंद करके DR कर दीजिए आप। बहुत इजी तरीका है। आगे समझते हैं रियल अकाउंट को, खाते का दूसरा प्रकार, सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है दोस्तों। आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा कि व्यक्तिगत खाते के बारे में मैंने आपको भी बताया कि ये व्यक्तिगत खाते होते हैं, इसमें एक व्यक्ति लेता है तो एक व्यक्ति देता है। और ये जरूरी भी नहीं है कि एक व्यक्ति दे दूसरा व्यक्ति ले, एक साइड में एक देने वाला या एक लेने वाला जरूर कोई ना कोई होना चाहिए। किसी भी सौदे के अंदर आप सीधा आंख बंद करके बोल दीजिए पर्सनल अकाउंट है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इतना देख लो एक साइड में व्यक्ति है बिल्कुल है पर्सनल अकाउंट, दोनों साइड में व्यक्ति है बिल्कुल है तो आप पर्सनल अकाउंट। बस आपको ये देखना है कि एक साइड में व्यक्ति देने वाला है लेने वाला है, या दोनों साइड में लेने देने वाला है तो पर्सनल अकाउंट सीधा ध्यान रखना है। अब आते रियल अकाउंट। दोस्तों रियल अकाउंट हमारे व्यापार की संपत्ति से जुड़े होते हैं। हमारे व्यापार में जितनी भी चीजें आप देखते हैं, आंखों से आपको जो चीजें दिख रही हैं वो सारे रियल अकाउंट हैं। कुछ भी देख रहे हैं, टेबल, मेज, कुर्सी, बिल्डिंग, फर्श, व्यक्ति, आदमी, बैंक बैलेंस, कुछ भी देख रहे हैं सब रियल है, वास्तविक है। ये आपको दिखाई देता है इसलिए इसको रियल अकाउंट बोलते हैं। दोस्तों इसमें ध्यान रखना, ये खाते मैंने अभी जैसा कि बताया कि व्यापार की वस्तुओं से जुड़े हुए खाते होते हैं। जो इन आंखों से आप व्यापार में देख रहे हैं, रियल में जो वस्तु मौजूद है वो रियल अकाउंट होते हैं। ये व्यापार की वस्तुओं को खरीदने एवं बेचने से संबंधित होता है, चाहे वो आपका माल हो या व्यापार की कोई वस्तु हो। इसका भी एक नियम है दोस्तों कि जब आप कोई माल खरीदते हैं तो व्यापार में जो वस्तु आती है और कोई वस्तु जाती है, तो आप नियम को याद रखें कि जो वस्तु व्यापार में व्यापार से जाती है, ध्यान रखना व्यापार से जाने वाली कंडीशन की बात हो रही है। अगर आपने व्यापार से कोई वस्तु भेजी या जा रही है तो आप उसे क्रेडिट के साथ में लिखेंगे, और जो वस्तु व्यापार में आती है आप खरीदते हैं तो उस वस्तु को आप DR के साथ में लिखेंगे। छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए कि आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर के साथ में DR लिखेंगे, और अगर व्यापार के फर्नीचर को बेचा तो फर्नीचर के साथ में CR लिखेंगे। और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन याद रखना कि जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं हमेशा। एग्जाम्पल समझ लीजिए कि 25,000 रुपए का एक लैपटॉप खरीदा। आप यहां ध्यान दे रहे होंगे, हमने 25,000 रुपए का क्या किया, लैपटॉप खरीदा है। दोस्तों ये लैपटॉप हमारे व्यापार में आ रहा है, आपको समझने वाली बात है। ये लैपटॉप हमारे व्यापार में आ रहा है तो हमने लैपटॉप को DR के साथ में लिख दिया 25,000 रुपए, देख पा रहे हैं आप यहां पर। और जा क्या रहा है पता नहीं, भाई कैश जा रहा है ना तो कैश को CR करेंगे, जो वस्तु आती है उसे DR, जो वस्तु जाती है उसे CR। बहुत सिंपल एग्जांपल है, अच्छी तरीके समझ गए होंगे दोस्तों।
आइए हम समझते हैं नॉमिनल अकाउंट। तीसरा अकाउंट बहुत खास इंपोर्टेंट है दोस्तों। तीनों प्रकार के खातों को याद रखना। अगर आपने ये तीनों खाते याद नहीं किए, दुनिया में कोई भी आपको टैली सिखाने वाला पैदा नहीं है। अगर तीन खातों को आपने याद नहीं किया और तीनों नियमों को आपने याद नहीं किया, मैं आपको लिख के चैलेंज दे सकता हूं कि दुनिया में कोई भी आपको टैली नहीं सिखा सकता है और ना टैली आप सीख सकते हैं। इन तीनों नियमों को आप याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट्स याद रखेंगे। अब व्यक्तिगत खाते, ऐसे खाते जो व्यापार में खर्चे तो होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। कैसे? व्यापार में खर्चे होते हैं, आय होती है, लाभ होता है, हानि होती है, दिखती है आपको? नहीं दिखती है ना, लेकिन फिर भी व्यापार के सौदे हैं। तो सीधी भाषा में कहें कि हम इस खाते के अंतर्गत व्यापार के आय, लाभ, खर्चे, हानि आते हैं, जिसे हम नॉमिनल खाते बोलते हैं। लाइट का बिल है, दिखता है आपको? रिचार्ज है, दिखता है आपको? पेट्रोल, कस्टमर आदि दिखता है आपको? आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन होता है। दोस्तों इसका भी एक नियम है। नियम क्या है कि व्यापार में आय व लाभ, जब व्यापार में आय हो रही हो, इनकम हो रही हो, व्यापार को लाभ हो रहा हो, हानि हो रही हो, तो उस लाभ या हानि को आप हमेशा क्रेडिट करके चलेंगे। सीआर के साथ में आप उसके लेजर को लिखेंगे। और अगर दोस्तों व्यापार में खर्चे हो रहे हो या हानि हो रही हो, खर्चा हो रहा हो या हानि हो रही हो, तो डेबिट के साथ में यानी डीआर के साथ में लिखना है आपको। एग्जाम्पल में आपको आगे चलकर समझाता हूं, बस इतना ध्यान रखना है कि व्यापार के अंदर खर्चे व हानि को डीआर, आय व लाभ को सीआर करते हैं। खर्चे को हमेशा डीआर करना है और आय व लाभ को सीआर करना है। जैसा कि आप चित्रों में देख पा रहे हो, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। एग्जाम्पल समझ लीजिए कि 1200 रुपये लाइट का बिल चुकाया। लाइट का खर्चा तो कर दिया आपने, लेकिन ये पता है कि 1200 रुपये किसके जा रहे हैं? लाइट के। कुछ चीज दिखती है आपको? बस बिल दिखता है। खर्चा है व्यापार का एक तरीके से। तो यहां हमने जब इसको मैनुअल अकाउंट में किया तो लाइट के बिल को हम लोग डीआर करके चलते हैं, क्योंकि मैंने अभी जैसा कि लिखाया, खर्चे व हानि को आप हमेशा डीआर के साथ में लिखेंगे। तो लाइट बिल अकाउंट डीआर 1200 रुपये एंड कैश अकाउंट सीआर 1200 रुपये। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट दिखाई दे रहा है, इसलिए परेशान मत होना, क्योंकि मैं हिंदी में कुछ लिख दिया है और इंग्लिश में यहाँ कभी कभी टाइप करते समय मिस्टेक हो जाती है। तो आप अपने का नोट्स बनाते समय जब चलें तो जहां 25,000 दिख रहा है वहां पर 1200 लिख के चलें। तो यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। 1200 रुपये लाइट का बिल चुकाया, 1200 नहीं 25,000 मान लीजिए, मिसप्रिंट हो गया मेरे से लिखते समय। 25,000 रुपये लाइट का बिल चुकाया। दोस्तों खर्चा तो है, लाइट का बिल अकाउंट डीआर 25,000 रुपये, कैश अकाउंट सीआर 25,000 रुपये। समझ गए होंगे अच्छी तरीके से आप। आइए थोड़ा सा ये अकाउंट्स के बाद समझने के बाद हम लोग टैली के वर्जन्स के बारे में थोड़ा समझा दूंगा, क्योंकि एक ही चीज को पढ़ पढ़ के बच्चे बोर हो जाते हैं। आइए टैली का दोस्तों जो पहला वर्जन था 4.5, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पूरा डॉस पर आधारित था, जो 1990 में जारी किया गया था। टैली का पहला वर्जन 4.5 1990 में जारी किया गया था, जो डॉस पर आधारित था। और दोस्तों आप कुछ बच्चों को ये पता नहीं हो कि डॉस क्या है, तो दोस्तों डॉस एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आज के समय में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज उसका स्थान विंडो ने ले लिया है। डॉस पर आधारित होने की वजह से कुछ लोगों को डॉस चलाने में प्रॉब्लम होती थी, तो उसके बाद टैली सॉल्यूशन प्राइवेट कंपनी ने टैली के वर्जन को अपडेट किया और न्यू वर्जन 5.4 के रूप में मार्केट में उतारा, जो 1996 में जारी किया गया था, जो पूर्ण रूप से विंडो वर्जन था, ग्राफिक्स वर्जन था, जिसमें कोई भी काम माउस से क्लिक करके कर सकते थे, चित्रों को देखकर कर सकते थे। उसके बाद टैली 6.3 को लॉन्च किया गया 2001 में। यह भी विंडो पर आधारित वर्जन था, लेकिन इसके अंदर एक नया टैक्स जोड़ा गया, जिसे वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे हम लोग वैट बोलते हैं, को जोड़ा गया। और इसके अंदर प्रिंटिंग की सपोर्ट भी दे दी गई कि आप आसानी से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला वर्जन टैली 7.2 2005 में लॉन्च किया गया। इसमें कुछ विशेष फीचर्स को बढ़ाया गया।
इसमें स्टेट को अपडेट किया गया, कंट्री को अपडेट किया गया, कुछ टैक्सेस इसके अंदर बढ़ाए गए। आगे जैसे समय बीतता गया फिर उसके बाद टैली 8.1 को मार्केट में लॉन्च किया गया। इसके अंदर भी पॉइंट ऑफ सेल यानी पॉज मशीन यानी सेल परचेज के बारे में कुछ विशेष विवरण डाले गए। उसके बाद अगला वर्जन टैली 9 को लॉन्च किया गया 2006 में। इसके अंदर दोस्तों 13 प्रकार की भाषाओं में आप अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते थे और इसके साथ में कुछ टैक्स भी अपडेट किए गए, फीचर भी अपडेट किए गए। उसके बाद नवीन वर्जन निकाला गया टैली ERP 9। दोस्तों 2009 में लॉन्च किया गया था। ERP 9 की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस समय और सारे टैक्सों को जब बंद कर दिया गया तो GST को काटने के लिए सिर्फ आप टैली ERP 9 का प्रयोग कर सकते थे। कुछ विशेष फीचर्स बढ़ाए गए, कुछ फंक्शंस बढ़ाए गए, थीम्स को बदला गया, ग्राफिक्स बदले गए। ये सारी चीजों के साथ चेंजिंग करते हुए टैली ERP 9 निकला। और दोस्तों आज की डेट में लेटेस्ट वर्जन आपने सुना होगा टैली प्राइम, जो मार्केट में आज मौजूद है, 2021 में लॉन्च किया गया है। दोस्तों मैंने अभी तक आपको टैली के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाई और समझाई। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी आपको समझ में आती है तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलते हैं आपके साथ में दूसरे पार्ट के साथ में, जिसमें हम आपको टैली पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करना सिखाएंगे। दोस्तों जो टैली के अभी आपके सामने मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, टैली क्या है, अकाउंट्स क्या है, इसको दोस्तों एक बार अच्छी तरीके से इस वीडियो को फिर से ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि आने वाले समय में टैली को अच्छी तरीके से सीखने के लिए आपको ये थ्योरी अच्छी तरीके से याद रखनी पड़ेगी। दोस्तों याद रखने के लिए आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फ्यूचर में आप टैली सीखने के बाद कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे, तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो मैंने आज आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो का ये भाग हम यही समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो का दूसरा पार्ट आप प्राप्त करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और प्लीज दोस्तों, प्लीज बच्चों, हमारे इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों जहां तक हो और अपने सदस्यों को, दोस्तों को, पर रिश्तेदारियों में हमारे चैनल को बारे में जरूर बताएं, जिससे कि और भी लोग निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और टैली या अकाउंट्स के बारे में निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी हासिल कर सके। दोस्तों अपने साथ में दूसरों का भला कीजिए, बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। इजाजत दीजिए अपने वीरेंद्र सर को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।